अविनाश गोरक्षकर। आपने सही कहा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ही फेड का पॉलिसी रेट हाइक आ गया है। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 75 बेसिस पॉइंट हाइक वही आया है, लेकिन मार्केट्स में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इसलिए क्योंकि कल चेयरमैन पोवेल साहब ने कहा है कि वो अगला रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट्स भी कर सकते हैं। हालांकि रेंज उन्होंने 50 और 75 बेसिस पॉइंट हाइक की है, तो ये मार्केट्स को डेफिनेटली अच्छा लगा है। दूसरी बात जो सबको पता होनी चाहिए कि उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाया, ग्रोथ का नंबर काटा है, तो अभी भी चिंताएं पूरी तरह से निकल नहीं गई है। मेरे ख्याल से यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, इसको नीचे आने में काफी समय लगेगा। और इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो रुपया है। होपफुली डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी, बट रुपया का ज्यादा वीकनिंग होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और ये शायद रीजन है कि एफआईएस भी काफी मात्रा में शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक रिलीफ रैली हो सकती है। अभी भी पूरी तरह से हम कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कि पूरी तरह से 100% तेजी बाजार में आई है। तो मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था जो आया है, जो शायद मेरे ख्याल से एक 4-5 दिनों के लिए चलेगा। और उसके बाद कैसे एफआईएस रिएक्ट करते हैं, कैसे रुपया का मूवमेंट होता है, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। आज तो वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट में आपको सेकंड हाफ में एक थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और रही बात सेक्टर्स, तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो सेक्टर्स काफी प्रोमिनेंटली प्लेस्ड है वो डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, ऑटोज है, ऑटो कंपोनेंट्स है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिलेक्टिवली आपको अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से इन सारे सेक्टर्स में स्टॉक्स की काफी पिटाई हो चुकी। तो वी वुड रिमेन पॉजिटिव ऑन दीज 3-4 सेक्टर्स। मुझे लग रहा है कि देखिए इस इन्वेस्टर के जैसे काफी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लेके काफी लॉस अभी रिकॉर्ड किया है। इनका तो 70% लॉस है। मेरा तो इनका मानना है कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके इस शेयर में निवेश किया है तो इनको इनका बिलीफ बरकरार रखना चाहिए, थोड़ा सा समय और होल्ड करे, क्योंकि इस लेवल पे मेरे ख्याल से अगर वो बुक आउट करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादातर नेगेटिव प्राइस में फैक्टर्ड इन है। ब्लैक रॉक आने के बाद तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स आपको आने वाले साल में देखने को मिलेगी। प्लस इंटरेस्ट रेट साइकिल अपटिक पे है, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में ये काफी बड़े प्लेयर है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। हालांकि ये थोड़ा सा पेनफुल है इन्वेस्टर के लिए, बट अगर आपका निवेश का टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल का नहीं है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो तब तक आपको यू विल हैव टू लिव विद इट। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है, और मेरे ख्याल से लॉस में अपनी पोजीशंस और पैनिक में बुकआउट मत करिए, यही मेरी राय है। देखिए सृष्टि, मुझे लग रहा है कि होल्डिंग कंपनीज का जो वैल्यूएशन होता है वो नॉर्मली उनके होल्डिंग की वैल्यू का एक 25% का डिस्काउंट लेके मार्केट अनुमान लगाती है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये कंपनी डेफिनेटली एक होल्डिंग कंपनी है जेएसडब्ल्यू के सारे लिस्टेड कंपनीज की, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेरे ख्याल से बनने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नॉर्मली री रेटिंग होल्डिंग कंपनीज में तभी आती है जब सारी कंपनीज उनके जो पोर्टफोलियो में होते हैं वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम काफी लंबा होगा, कम से कम साल 1.5 साल या 2 साल इनको वेट करना पड़े, क्योंकि मार्केट्स ऐसी कंपनीज को ज्यादातर डिविडेंड या डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ इंजन इतना बड़ा आएगा, क्योंकि आप जब ऐसी कंपनी खरीदते हो तब आप प्योरली वैल्यूएशन और वैल्यू के हिसाब से ही आप खरीदते हो, उसमें ग्रोथ का कोई स्ट्रक्चर या प्लेस नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट दैट इनके पास है तो होल्ड करिए, बट डेफिनेटली इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी कम से कम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12-18 मंथ ऐसा लग नहीं रहा है। तो ही कैन होल्ड ऑन, बट इसमें बड़ा अपसाइड अपेक्षित मत करिए। बात तो मुझे नहीं लग रहा है कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगा, बिकॉज पिछले बार भी करीबन 6,000 करोड़ की फाइन अनाउंस की गई थी, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को खारिज कर दिया। दीज कंपनीज हैड टू पे ओनली 10% ऑफ द फाइन। मुझे लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज भी अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देंगी और ये मैटर को सुलझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो ये न्यूज से हो सकता है कि सेंटिमेंटली स्टॉक्स में थोड़ी सॉफ्टनेस या गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन बाद में आई थिंक मार्केट फोकस करेगा कि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ क्या है, प्राइसिंग पे क्या सिचुएशन है। तो ये बातें मार्केट्स को ज्यादा अहमियत रखेगा। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी नेगेटिव होगी, बट हाँ हमको देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी फाइन शायद इस इंक्वायरी के बाद इस कंपनीज को दिया जाता है और इसमें आगे चल के ये कंपनीज की जस्टिफिकेशन क्या है। तो डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज जरूर है, बट इससे ऐसा हम मान नहीं सकते कि इसमें भारी गिरावट वन वे आपको सीमेंट सेक्टर में देखने को मिले। शुगर की हम बात करें तो देखिए धामपुर शुगर काफी बड़ी एथेनॉल कैपेसिटी कमीशन कर चुका है
और शुगर का जो एक्सपोर्ट का कोटा है वो करीबन 11 लाख टन किया है, तो इसमें मार्केट को थोड़ा सा एक नेगेटिव सरप्राइज मिला जरूर है। लेकिन हम समझते हैं कि अभी भी शुगर की कीमतें इतनी गिरी नहीं है, तो शुगर का जो कोर बिजनेस है वो तो चलता रहेगा। बट रामपुर तो शुगर जैसी कंपनी को काफी सिग्निफिकेंट बेनिफिट एथेनॉल से आएगा। एथेनॉल की जो डिमांड है वो अगले 2 साल में कम से कम 1000 करोड़ लीटर होगी, और अभी करंट कैपेसिटी मुश्किल से 450 करोड़ लीटर है। तो डिमांड सप्लाई जो इक्वेशन है वो अभी भी काफी पॉजिटिव है जो एथेनॉल प्रोड्यूसर्स के लिए। और मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार की क्रूड की कीमतें बढ़ी है, गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं एथेनॉल का ज्यादा यूज करके इसकी भरपाई करे। इनफैक्ट FY 25-26 के लिए गवर्नमेंट ने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का रेशियो अनाउंस किया है वो 20% है, करंटली 10% है। तो उसका मतलब है कि ये कंपनी जरूर अच्छा काम करेगी। इनकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर ये कम से कम साल 1.5 साल यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आपने सही कहा कि एथेनॉल स्टोरी बहुत ज्यादा प्ले आउट हो चुकी है, तो अभी ऊपरी लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे। और रही बात डिश टीवी की, तो मैं भी मानता हूं कि देखिए ये एक पेनी स्टॉक है, जी ग्रुप का एक एसोसिएट कंपनी है, और अभी भी ऐसे काफी मसले हैं जहां पे इस कंपनी ने इनकी पेरेंट कंपनी जी को पैसे दिए नहीं है, काफी कैश फ्लोस के प्रॉब्लम है, और डीटीएच का बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है। मुझे लग रहा है कि स्टैंडअलोन डीटीएच बिजनेस में इन्होंने जिस प्रकार की एक्सपेंशन और जिस प्रकार की मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी की थी, अभी इतनी अच्छी तरह से चल नहीं रही है। और मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो दूसरी कोई कंपनी में निवेश करे, क्योंकि डिश टीवी में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आपको कम से कम साल 1.5 साल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से निकलना ही ठीक रहेगा, और रामपुर शुगर यहाँ पे वो होल्ड कर सकते। देखिए मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस 350 है अगर हम डिविडेंड काट ले। और दूसरी बात, 10 साल के ऊपर का व्यू बीपीसीएल में रखना जरा डिफिकल्ट बात है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स से ज्यादा फोकस अभी नेचुरल ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से 10 साल के बाद तो होपफुली जो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी होगी वो काफी सिग्निफिकेंटली होगी। बट एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 4 साल में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी चेंज फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल्स और सोलर में आपको देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बीपीएसएल स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो इशू हो गई थी कि इनका डाइवर्समेंट प्रोग्राम प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो गया। गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि वो वापस इसके ऊपर विचार करेंगे, बट मेरे ख्याल से आने वाले साल में हो सकता है कि मार्केट में ऐसे सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है कि इसकी वैल्यूएशन अच्छी होने के बाद ही वो डाइवर्स्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम कंफर्टेबली आप रख सकते हो तो इसमें निवेशित रहिए। देखिए इसमें अभी तो फिलहाल हेडविंड्स काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्रूड की कीमतें बढ़ती है तो इनके लिए मार्जिन प्रेशर उनके जीआरएम्स पे आ सकता है। बट लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली एक अच्छी वेल पोजिशन्ड ऑयल रिफाइनरी का विकल्प है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। बट डेफिनेटली इसमें जो भी टेलविंड आएंगे वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, और जब वो अनाउंस होंगे तब आपको अच्छी खासी कमाई होने की अपेक्षा रहेगी। मुझे लग रहा है कि देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 1 या 2 पीएसयू बैंक्स को पूरी तरह से प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो उसमें मार्केट्स में रिपोर्ट्स थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक कैंडिडेट हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो पॉजिटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है कि इनका नेटवर्क महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रांग है, और काफी ऐसे प्राइवेट ग्रुप्स है जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट अभी भी इसके ऊपर कोई बड़ा प्रोग्रेस नहीं हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर हम फंडामेंटली बैंक का एसेट क्वालिटी का स्ट्रक्चर देखें, बिजनेस ग्रोथ देखें, तो यहाँ पे अभी भी इंप्रूवमेंट के लिए काफी स्कोप है। मेरे ख्याल से इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि कासा करीबन 50% है, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन ऑन द अदर साइड इनकी एसेट क्वालिटी भी काफी खराब है, ऑलमोस्ट 10-12% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो है। तो मैं निवेशक को यही कहूंगा कि ये एक इवेंट ड्रिवन वाला स्टॉक है। इवेंट जब होगा तभी आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और तब तक आपको शायद इसमें इतना बड़ा अपसाइड देखने को ना मिले। तो अगर आपका कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम है और आप इसके लिए वेट कर सकते हो तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि फंडामेंटल की कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी ऐसा इमीडिएट नियर टर्म में तो लग नहीं रहा। शेषी मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो होल्ड करिए, क्योंकि अभी भी जो बिजनेस सिनेरियो है केमिकल्स के लिए, स्पेशली फिनॉल और एसीटोन, जहां पे दीपक नाइट्राइट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वहां पे अभी भी प्राइसेस काफी अट्रैक्टिव है।
हाल ही में इनके यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोजन हो गया था, तो जिसके कारण इनकी एक फैसिलिटी पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन अनाउंस कर दी है। लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनको अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी वेल कवर्ड है और काफी लोग इसको ट्रैक करते हैं। तो इसमें जो अपसाइड होगी वो मेरे ख्याल से करीबन 10-15% से ज्यादा नहीं होगी, बट डेफिनेटली अगर ये साल भर का निवेश करते हैं तो अच्छा पैसा बनेगा। तो आई वुड सजेस्ट टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए, पॉलिसी बाजार कंट्री का सबसे बड़ा और यूनिक प्लेयर है जो ऑनलाइन पॉलिसीज में काम करता है, और मार्केट तो काफी बड़ा है, लेकिन इंडिया में अभी भी ऑनलाइन पॉलिसीज का जो परसेंटेज है वो काफी कम है। मैं इनको यही कहूंगा कि इनका नजरिया अगर 2 साल के ऊपर का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि कंपनी ने पिछले चौथे क्वार्टर में भी काफी बड़ा लॉस रिकॉर्ड किया है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी कंपनी काफी हद तक कैश बर्न कर रही है। अभी भी कंपनी का मुनाफा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस काफी कम है। तो मेरे ख्याल से अगर इनको सही मायने में कमाना है तो मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि अगले 1.5-2 साल तक कंपनी की पोजीशन काफी चैलेंजिंग रहेगी। हालांकि मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो लॉन्ग टर्म का ही अगर इनका विचार है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी। जैसे आपने कहा कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन जब तक कोई प्रॉफिटेबिलिटी का सिग्नल मिलता नहीं है, इसमें कोई बड़ी री-रेटिंग शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर व्हाइट गुड्स और ब्राउन गुड्स की बात करें तो वर्लपूल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, करंट ईयर में तो डेफिनेटली थोड़ा सा हेडविंड कमोडिटी के प्राइसेस में आया है, क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे जो इनपुट्स है वहां पे बहुत सिग्निफिकेंटली प्राइसिंग बढ़ी है। तो ऑब्वियसली मार्जिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से दबाव में है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वर्लपूल का जो ब्रांड पुल है वो बहुत स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल कर्जा मुक्त बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं। तो अगर नजरिया 1.5 साल 2 साल का है तो इसमें डेफिनेटली निवेशित रहिए। एमएनसी कंपनी है, मुझे लग रहा है कि शेयर होल्डर्स को जरूर अच्छे लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगी, बट एटलीस्ट नियर टर्म में चैलेंजेस रहेंगे। तो आई वुड से दैट होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टर्म, एंड शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी जब तक कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ नहीं होते तब तक आपको शायद ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वर्लपूल में भी देखने को मिले। देखिए, जेएसपीएल भी एक कैश प्लेयर है, और मैं समझता हूँ गुजरात में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में जैसे सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण नेचुरल गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ी है, तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है। ऑब्वियसली इन्होंने भी प्राइस हाइक्स अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम समझते हैं कि अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो गैस बिजनेस एक बहुत ही सनराइज सेक्टर है और जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करिए अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगला 1-2 क्वार्टर हो सकता है कि मार्जिन में आपको दबाव देखने को मिले, क्योंकि नेचुरल गैस की कीमतें उम्मीद से काफी ज्यादा बढ़ी है। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टर्म, एंड मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपका टाइम फ्रेम इज अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 1 to 2 years का टाइम फ्रेम रखिए, तो इसमें अच्छा खासा पैसा बच सकता है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इसकी पीएनबी एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर हो चुका है। इनफैक्ट सारे पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, प्रॉफिट्स भी बढ़े। लेकिन अगर हम पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे बैंक अभी भी मुश्किल में है, इनकी एसेट क्वालिटी भी मेरे ख्याल से 10-12% है। तो मेरे ख्याल से पीएनबी से कोई बड़ी उम्मीद रखना शायद रॉन्ग बात रहेगी। हालांकि प्राइस काफी ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट में आपको अच्छे बैंक्स में निवेशित रहना चाहिए। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि एसबीआई या टिपिकली कैनरा बैंक जैसे पीएसयू कंपनीज में अगर वो पैसा लगाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड पीएनबी के मुकाबले में काफी अच्छा रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट एग्जिट